एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 7 से सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी चैप्टर्स हों आपके 7th क्लास के अंदर अब से शुरू हो जाएंगे सिविक्स की सारी चैप्टर्स। उसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। क्लियर? देखो कोई कंपलसरी नहीं है कि किस फॉर्म में चलना है, पहले सिविक्स को ख़त्म करते हैं क्योंकि देखो लास्ट चैप्टर सिविक्स का हमने लिया था 6th क्लास के अंदर, तो उससे आप रिलेटेबल कर पाओगे। जब आप वीडियोस को लाइन में देखोगे तो आप उसको उससे कनेक्ट कर पाओगे कि भाई लास्ट 6 चैप्टर में या क्या सॉरी 6 क्लास के अंदर लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि भाई अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कह लो अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं इक्वालिटी के बारे में। तो आप उस चीज़ को कनेक्ट करके आगे मूव ऑन कर पाओगे, आगे पढ़ पाओगे, आपको ईजी पड़ेगा। इसलिए मैंने दिमाग लगा के मैंने चैप्टर नंबर 1 सिविक्स की बुक से आज मैंने उठा लिया क्लास 7th का। क्लियर? ओके। इक्वालिटी के बारे में आपको फोटो के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख रहा होगा। इसमें समझ तो पा रहे होंगे अभी कि इक्वालिटी इस देश के अंदर किस तरीके से चल रही है। आपको ऊपर लाइन दिख रही है, वो सपोज लो कि वो एक इक्वल लाइन है, उस लाइन तक पहुंचना है। अगर सब इक्वल रहेंगे, सब इक्वल रहेंगे, जो जैसे जिसके पास जितने बॉक्सेस हैं, अगर सब इक्वल रहेंगे तो जो उस लाइन को डिज़र्व करता है ना, मतलब जिसने उस लाइन के लिए मेहनत की है वो उस लाइन तक पहुंचेगा। राइट? एक मूवी है सुपर 30 जिसके अंदर एक डायलॉग का है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो डिज़र्व करता है वो राजा बनेगा। ये इक्वालिटी उस टाइप की है कि इसके अंदर सबको इक्वल सुविधा मिलनी चाहिए, सब इक्वल लेवल पर रहने चाहिए। जो डिज़र्व करता है वो उस लाइन तक टच करेगा, बाकी सब लोग अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से अपने अपने लेवल के हिसाब से अपनी जगह पर रहेंगे। इसके अंदर कोई कास्टिज्म नहीं होगा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई बुद्धिज़्म, कुछ नहीं। सब इक्वल, लड़का हो लड़की सब इक्वल, सबकी इक्वालिटी। सब अगर सही में मेहनत कर रहे हैं तो अपने अपने लेवल पर पहुंचेंगे, वरना आप अपने अपने लेवल पर रहेंगे। होता क्या है उसके साइड वाला पिक्चर, उसमें क्या दिखाया हुआ है कि बॉक्स तो इक्वल्स हैं, पर बॉक्स के ऊपर देखो सबसे फर्स्ट बंदा है जिसकी हाइट लंबी है, वो उस लेवल तक पहुंचा, उसने मेहनत की, उस सब कुछ किया, उस लाइन के उतने करीब पहुंचा। उसके साइड वाला है वो प्राइवेट जॉब करता है और अच्छा वेल सेटल कमाता है, सब कुछ करता है और पैसे के दम पे थोड़ा सा ऊपर आ गया है। और उसके साइड में है आपके पॉलिटिशियंस जिनके पास एजुकेशन के लेवल पे कुछ नहीं है, जिनके पास उस लेवल का क्राइटेरिया नहीं कि वो उस जगह को डिज़र्व करते हैं। राइट? एक ऐसा ये एग्जांपल समझ लो कि इस देश के अंदर ऐसा चलता है कि जिसके अंदर आपका एजुकेशन मिनिस्टर अनपढ़ है और वो एजुकेशन की सारी पॉलिसीज़ को क्रिएट करता है। राइट? ये एक आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया। राइट? मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना फिर किसी भी पार्टी के अगेंस्ट मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस देश के अंदर जिसको फाइनेंस के बारे में ज़ीरो नॉलेज है वह इंसान फाइनेंस के बजट बनाता है। राइट? और वही प्रवचन देता है कि फाइनेंस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट? तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें आपके इस देश के अंदर चलती हैं। तो ये जो लास्ट कैटेगरी वाला है ना, ये आपके वो लोग हैं। बीच वाला है वो आपका प्राइवेट एम्प्लॉय होगा, फिर प्राइवेट कंपनीज हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी वो हो गई हैं। और उसके साइड में है वो कॉमन इंसान या फिर गवर्नमेंट इंसान या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो इंसान जो पूरी मेहनत करके उस लाइन तक पहुँचना चाहता है। राइट? तो इस देश के अंदर इस तरीके की इक्वालिटीज़ चलती हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया हुआ इसके अंदर? आगे बताया गया है कि जिससे भी कुछ भी कर लो, इस देश के अंदर आपको डेमोक्रेसी चाहिए ना इंडिया के अंदर, तो याद रखना इक्वालिटी को हमने ऐसे इंडियन सोल ऑफ द डेमोक्रेसी कहा है। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अगर आपको इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी लानी है तो सबसे पहले आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी। अगर आप इक्वालिटी ला रहे हो तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी आएगी। मतलब कहीं ना कहीं दोनों इज इक्वल टू के रूप में खेलते हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो आपको इक्वालिटी कंपलसरी लानी पड़ेगी, अगर इक्वालिटी है तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये पूरा आपका तंत्र चलता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर और एक चीज़ चलती है, वो है राइट टू वोट्स का। राइट टू वोट्स में क्या करना होता है आपको? सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लाइक इंडिया, अडल्ट रिलीजियंस के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, स्टेट ऑफ द बर्थ के नाम पे, बर्थ प्लेस के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे, रेसिज्म के नाम पे, कुछ भी हो जाए, सबको इक्वल राइट्स है राइट टू वोट्स के अंदर। कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कोई किसी के अगेंस्ट में जाके कोई काम नहीं कर सकता है। अगर वो डिज़र्व करता है वोट देना तो वो वोट देगा ही देगा। अब ये क्वेश्चन सही में ये उठता है, आपको भी दिमाग में आना चाहिए कि क्या डस इक्वालिटी रियली एग्जिस्ट
नहीं है। क्यों? इन रियलिटी क्या होता है कि रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में डिफरेंशिएट होता है। जो कास्ट है, जो कास्ट सिस्टम है, वो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या कह लो कि इंडियन पब्लिक के अंदर, या इस इंडियन सिचुएशन के अंदर, फिर इंडियन कंट्री के अंदर इस तरीके से घुस चुका है ना कि अब लोग अपने कास्ट को लेकर कुछ ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं। उनको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, राइट। जैसे कि दलित है और माइनॉरिटीज़ काइनॉरिटीज़ है, इनके पेपर्स के ऊपर इनके लॉस को बहुत अच्छे सूटेबल रूप में इक्वली डिवाइड किया गया है कि दलित को और माइनॉरिटीज कास्ट को सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सब इक्वल रहेंगे, सब कुछ होगा। बट ये सब कुछ सिर्फ ऑन पेपर है। इन रियलिटी देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशंस जो हमको पता है, राइट। तो ये हमने बहुत करीब से नोटिस किया हुआ है, आप भी नोटिस करते होंगे कि जो माइनॉरिटीज पीपल्स हैं, राइट। अब आप खुद समझ लो कि आप अभी 7th में हो, राइट, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपकी सिचुएशन और आपके सामने या फिर आपके घर के बाहर रहने वाला इंसान की सिचुएशन, या फिर आपके किसी और फ्रेंड की सिचुएशन सेम टू सेम नहीं होगी, सिमिलर नहीं होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे। कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसे समान नहीं होती हैं, राइट। तो वही सेम सिचुएशन इंडिया के अंदर भी है कि ऑन पेपर सबको दिखाने के लिए, देखो आपकी लाइफ में भी ये होता होगा, आपके दोनों हाथ की दोनों उंगलियों में 5-5 उंगलियां होंगी, राइट। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, किसी की 6 हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि आपके दोनों हाथ में 5-5 उंगली है, टोटल 10 होगी। तो ये आपका लॉ है, राइट। बट जो ये 5 उंगलियाँ हैं ना, ये डिफरेंट है, और वही आपको दर्शाता है कि इस देश के अंदर इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि एक आपको दिखाने के लिए आपने दिखा दिया ऑन पेपर कि देखो दोनों हाथ इक्वल हैं, तो लॉ भी इक्वल रहेगा सबके लिए, बट उसकी उंगलियां डिफरेंशिएट हैं। तो उसका मतलब ये सिंपल सा कॉमन सेंस है कि भाई उंगलियों के आधार पे ही पूरा तंत्र चलता है, इसलिए लॉ डिफरेंशिएट है, राइट। सबके लिए लॉ इक्वल्स नहीं होते हैं। आता है अगला पॉइंट आपका, इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी। किस तरह चलता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द एवरी पर्सन इक्वल। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहता है कि हर एक इंसान, अगर वो सिटीजन इंडिया का है, वो इक्वली ट्रीट होना चाहिए। कोई भी इनइक्वालिटी इस देश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी लॉ कहता है कि उस प्रकार से उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ ये होती है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटीज होती है ना, सबको सामान्य मिलती है। देखिए राइट टू वोट्स का है, राइट टू जस्टिफाई का है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होती है, राइट टू एजुकेशन होती है। ये जो आपके राइट्स है ना, जो पॉलिटिकल राइट्स है या फिर कह लो पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ है, ये सबको मिलते हैं। बट सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक्स में, मतलब सोशल इक्वालिटीज़ और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ सबके लिए इक्वल नहीं होती है। वो स्टेट टू स्टेट, पर्सन टू पर्सन, विलेज टू विलेज, पर्सन टू पर्सन, कास्ट टू कास्ट, सब जगह चेंज होती है। अब धीरूभाई अंबानी है और मैं हूँ, तो हम दोनों की नेटवर्थ सेम नहीं है, तो हो गया ना इक्वालिटी डिफरेंशिएट। कि अगर इकोनॉमिक्स में सेम होते हैं तो आज मैं भी उतना अमीर होता, वो भी इतने अमीर होते, राइट। तो वो चीज़ सिंपल हो गई, वो भी डिफरेंशिएट है कि इकोनॉमिक्स इक्वालिटी नहीं है। दूसरी, सोशल जस्टिफिकेशंस नहीं होता। किस तरीके से आपने बहुत जगह देखा होगा कि जहाँ कहीं भी माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनको दबा कर रखा जाता है, उनको उनके अंदर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो लोग हमसे अलग हैं, वो उनको दिखाया जाता है, राइट। तो वो कुछ ना कुछ सोशल एक डिफ़िकल्टीज सबको फेस करनी पड़ती है कभी ना कभी, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है बहुत बार। ओके, आगे आता है कि जो हर एक स्टेट होता है उसकी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली उसकी जवाबदारी होती है कि वो अपने स्टेट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन ना होने दे, लोगों के लिए ये वॉयलेट तरीका ना अपनाएं, और लोगों को अच्छे से अच्छे राइट्स उनके कास्ट के ऊपर, उनके रिलीजन्स के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर उनके डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और उनको इक्वल रखा जाए। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ को इम्प्लीमेंट किया। मैंने आपको बता दिया कि लॉ बनाए हैं तो लोगों को दिखाने के लिए दोनों हाथ सही है, राइट। लोगों को लग भी रहा है कि हाँ भाई देखो लॉ मस्त बना रखे हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए हुए, बट जो आपको मैंने बताया कि उन लॉ के अंदर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि वो सिर्फ ऑन पेपर है। उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि आप अभी किसी लाइफ में ज़िंदगी जी रहे हो और आपका सपना है कि मुझे एक ही दिन में IAS ऑफिसर बनना है, वो उतना मुश्किल है। कि आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, आपकी UPSC की कल प्रीलिम्स है और आप आज पढ़ने बैठते हो, ये उतना ही मुश्किल है
कि ऑन पेपर दिखाने में सब कुछ सही लगता है, पर ऑफ पेपर या फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि इस चीज़ के साथ टैकल करने के लिए कि लोगों को इक्वालिटी का मतलब समझ में आ जाए, लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज़ द इक्वालिटी एंड हाउ डिड फॉर्म इन इंडिया, उसके लिए क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग स्कीम्स को ट्राई आउट किया है। जो ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनके पास बहुत एडवांटेज था, उनको थोड़ा सा माइनॉरिटी रूप में कन्वर्ट किया, मतलब उनको थोड़ा सा हटाया गया कि भाई देखो आप दूसरों की कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कभी कभी ना कभी अगर आपके साथ भी होगा तो आप क्या करोगे, राइट। तो उनको समझाया गया पहली बात, फिर उनके साथ वो भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो आपके साथ हो चाहे ना हो, कहीं पे भी हो, उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हुई जिनमें उनको एक अलग दर्जा दे दिया गया, जैसे अनामत हम कहते हैं, राइट। तो वो जिस तरीके से दी गई तो लोगों को अब महसूस होने लगा कि भाई हम भी किसी न किसी की कम्युनिटी के साथ इक्वल हैं, राइट। उसके बाद आपका आता है कि जो लॉ होता है वो लॉ एक ही चीज़ कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, रेसिज्म, जेंडर और रिलीजन्स। ओके। दूसरी चीज़, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं उनको हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो, वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक प्लेस पे यूज़ कर सकता है। दूसरी चीज़ कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत थी उसको अबॉलिश किया गया है, उसको अबॉलिश कर दिया गया है कि भाई ये चीज़ अब इस इंडिया के अंदर नहीं चलनी चाहिए, ये हमारा कानून कहता है। याद रखना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकती है अगर आपने ये चीज़ की तो। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया, कोई भी स्कूल, कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आपने अगर खाली एक PL डाल दिया या फिर कह लो कि आपने खाली अपनी आवाज़ उठा के बिंदास उसके खिलाफ बोल दिया ना, वो चीज़ इतनी इस हद तक आपको सपोर्टिव के रूप में खड़ी हो जाएगी कि सामने वाले लोग आपके पास खुद आके बोलेंगे कि सारा ये सब वापस खींच लो, क्योंकि हम लोग के ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है आजकल, राइट। ये चीज़ बहुत जोरदार है, ठीक है। ओके, अगली चीज़ आती है कि भाई स्कीम कौन सी निकालेगी। तो जो सबसे अच्छी स्कीम थी जो बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, राइट। किसी इंसान को तुम 21-22 साल की उम्र में आके या फिर 25-30 साल की उम्र में आके उसको आप ये समझा नहीं सकते हो कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, आपको कास्ट के ऊपर लड़ना नहीं चाहिए, आपको कलर के ऊपर, आपको धर्म के ऊपर, आपको जेंडर के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आप उसको 25-30 साल की उम्र में नहीं सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तब तक उस चीज़ को लेके वो रूढ़िचुस्त हो चुका होता है, रिजिड हो चुका होता है कि उसको लगता है कि बस मेरा धर्म ही सबसे महान है, बाकी सब कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो उसको आप उस टाइम पे नहीं सिखा सकते। इसलिए क्या लोग प्रोग्राम शुरू किए गए कि मिड डे मील स्कीम्स को चलाया जाए, कि बच्चों को साथ में बिठाया जाए और बच्चों को समझाया जाए कि कि आपके साइड में कोई भी इंसान बैठा हो, राइट, या फिर आपका खाना किसी भी रिलीजन ने बनाया हो, किसी भी धर्म ने बनाया हो, आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आप सब बच्चों को इक्वल ट्रीट करो। सब बच्चों को अभी से बचपन से सिखा दो कि सब लोग इक्वल हैं, कोई भी किसी जगह पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ओके, आगे बात करते हैं कि सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के बारे में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ खड़े हुए थे जहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली, या फिर कह लो कि पूरे देश को या फिर पूरी इंडिया को या फिर पूरे वर्ल्ड को इंस्पिरेशन मिली। किस तरीके से मिली? तो सबसे पहले US के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी 1950 से लेकर 1960s के बीच के अंदर, जिसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन्स को एक भी प्रकार का राइट्स नहीं दिया जाता था। अगर तुम्हारा कलर ब्लैक है मतलब आप इस दुनिया में अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हो। ये स्टेटमेंट था उस टाइम पे रोज़ी का, ठीक है। रोज़ मैडम करके हैं जिन्होंने पूरे के पूरे मूवमेंट्स को चलाया था। रोज़ मैडम करके, रोज़ पार्कर्स करके कोई मैडम उनका नाम है। उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया था कि इफ़ यू आर बिलोंग टू द ब्लैक कम्युनिटीज़ दैट मीन्स यू आर नॉट इन द एनी सिचुएशन टू डू एनीथिंग इन द अमेरिका। आप अगर ब्लैक कलर के हो ना, सिर्फ मतलब आप इस अमेरिकन के अंदर या फिर इस अमेरिका के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ एंड अमेरिका के अंदर आप 0% एग्जिस्टेंस है आपका। सॉरी, समझ में आ गया? तो इस तरीके से उनके साथ डिफ्रेंशिएट किया गया था। अब बाकी आपको सुनने बता रखा है। आगे हम बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। अब जो आपके बुक के अंदर, अब ये चीज़ें उन बच्चों के लिए है जिनको, जो लोग मेरा वीडियो अभी 7th क्लास में हैं और देख रहे हैं, ये उनके लिए आता है कि ये उनके अंदर स्टोरीज दी हुई कि कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो वन ऑफ द प्रिविलेज घर के अंदर, वन ऑफ द अच्छे से अच्छे घर के अंदर सिंपल वर्क लोड करती है, काम करती है।
उसको एक बात की खुशी है कि वो वोट दे सकती है, वो उसको महसूस हो रहा है कि मैं भी सबके समान सामान्य हूँ, सबके लायक मैं भी अच्छे से काम कर पा रही हूँ। बट एक चीज़ का उसको है ना एक डर लगता है, उसको उस टाइम पे फील होता है कि जिस भी घर के अंदर मैं काम करती हूँ, मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में चाहे कितना भी डिफरेंस हो, बट एक चीज़ की खुशी है कि मेरे वोट की वैल्यू भी 1 है और उनके वोट की वैल्यू भी 1 है। उसको ये बात की खुशी होती है। ये कांता देवी का डोमेस्टिक वर्कर्स का ये एक स्टेटमेंट था कि चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, चाहे कितने भी गरीब बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट कहीं ना कहीं मैं उन साहेब फैमिली से, क्योंकि जहाँ पे वो काम करती थी वो फैमिली का नाम था साहेब फैमिली, कि वहाँ पे वो डोमेस्टिक काम करती थी, तो वो जो उसके साथ जो सोशल जस्टिस उसको नहीं मिलता था या इकोनॉमिकली उसको इक्वालिटी मिलती थी, वो सब तो ठीक था, बट उसको एक बात की खुशी भी ये थी कि मेरे वोट की वैल्यू 1 है और जो साहेब फैमिली है उसके हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू भी 1 है। क्लियर। दूसरी चीज़ कि जब वो वहाँ पे उनके साथ काम करती थी, जब वो उसके घर पे काम करने जाती थी, तो उनको महसूस होता था कि वो लोग हमको ऐसे ट्रीट करते जैसे कि हम लोग यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ हों, और ये होता है, राइट। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर आप उस लेवल तक नहीं पढ़े हो या आपके उस सिचुएशंस ठीक ठाक नहीं थी और आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मानसिक दबाव होना या आपको इक्वल ट्रीट ना करना, ये सब कुछ एक सिंपल वेजेस के रूप में आ जाता है। मैं आपको भी खुद एडवाइस दूंगा कि इफ़ यू आर इन द 7th क्लास स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ गो एंड रीड द मोस्ट ऑफ द बुक्स विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन योर इनकमिंग फ्यूचर्स, राइट। कि आपके फ्यूचर में आपको काम आए ना, ऐसी बुक्स को रीड करना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ कि मैं आपको फ्री के वीडियो से प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको 6 से लेकर 12 तक का पूरा, पहले सोशल साइंस का सारे बुक्स का आ जाएगा, फिर हम इंग्लिश का शुरू करेंगे, फिर हम हिंदी का शुरू करेंगे, हम अलग अलग सबका हर एक सब्जेक्ट काम करने वाले हैं। बट आप एक चीज़ याद रखना कि जितना हो सके उतनी बुक्स को आप ओरली रीड करना। आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, बस वीडियो को आप बाद में देखो, पहले बुक का वो चैप्टर रीड कर लो, फिर इस वीडियो को देख लो, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब होगा ये कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांता देवी वाली डोमेस्टिक पूरे वर्क की पूरी स्टोरी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, वो वहाँ काम करती थी, उसके काम करने के साथ साथ उसके साथ सोशल और इकोनॉमिक्स, उसके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, राइट। और उसको ऐसे इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बट उसको एक बात की खुशी थी कि भाई जितने भी लोग हेल्दी है, वेल्दी हैं, जितने भी अमीर हैं, कुछ भी हो जाए, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ के पब्लिक हो चाहे मैं हूँ, हम सबकी वोट की वैल्यू 1 है। उसको इस बात की खुशी है। अब मैंने आपको ये पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझा दी। अब ये कब काम किया आपको बताएं कि जब आपने पूरी स्टोरी को अच्छे से डिटेल में रीड किया हो, तब आपके लिए स्टोरी काम किया, राइट। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग कि जिस तरीके से कांता के साथ ये सिचुएशन हुई ना, अब ये इस पूरे देश के अंदर अडल्ट में सबकी कंडीशंस हैं, राइट। सब के लिए इक्वल राइट होता है कि भाई ये चीज़ें हमने बहुत देखी हैं, और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सेवरल कास्ट के अंदर या फिर इस देश के अंदर इतनी इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि हम लोग अभी एक रूढ़िचुस्त कास्ट सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं ना कि कट्टरवादी सिचुएशन के अंदर बिलीव करते हैं कि अगर हम इस कास्ट के हैं तो हम इस कास्ट के अंदर ही रहेंगे, चाहे हमारे से अच्छी दूसरी कोई कास्ट हो ही नहीं सकती, हम ये बिलीव करते हैं। और ये एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर सेंचुरीज और सेंचुरीज के अंदर, और इसकी जो रूट्स हैं ना, इसकी जो भयानक रूट्स हैं वो अब इंडिया के अंदर डेफ के अंदर घुस चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म को लेकर कट्टर ना बनो, धर्म को लेकर कट्टर बनना बहुत अच्छी बात है, बट उस धर्म के अंदर रह के दूसरे धर्म को मैनिपुलेट करना या दूसरे धर्म के अगेंस्ट में कोई चीज़ बोलना, ये गलत चीज़ होती है। ये एक बात याद रखो कि जब तक हमको कोई छेड़े नहीं ना, तब तक कुछ बोलना नहीं, और छेड़े ना तो किसी को छोड़ना नहीं, इतना याद रखो, फिर आप चाहे किसी भी कास्ट के हो। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जो लोअर कास्ट होती है, जो दलित होते हैं, उनका एक्सप्लोरेशन होता है लॉट ऑफ। अब उनके लिए हमने एट्रोसिटी एक्ट लेके आ चुके हैं। जितने भी लो कास्ट पीपल्स होते हैं, ये लोग होते हैं, इनके लिए हमने एट्रोसिटी एक्ट लेके आए हैं कि जिनके अंदर आप सिर्फ अगर कोई एक इंसान किसी भी दलित को कोई गलत चीज़ बोल देता है, कोई ऐसी चीज़ बोल देता है कि जो अनप्रिविलेज थी, राइट, कि आपको वो चीज़ पब्लिक प्लेस पे या फिर उसको अकेले में भी या फिर उसको किसी भी सिचुएशन में आप वो चीज़ तो नहीं बोल सकते हो।
अगर आपने ऐसी चीज़ बोल दी और उस इंसान को अगर हर्ट हो गया या उस इंसान को लगा कि नहीं यार ये चीज़ तो उस इंसान ने गलत बोली है, मेरे को इसके खिलाफ एक्रोसिटी करनी है, तो याद रखना सॉरी, एक्रोसिटी के अंदर आपको जामीन भी नहीं मिलेंगे। क्लियर? वो इतना अच्छा कायदा बनाया हुआ है अभी। ओके, आगे बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेमस और करो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दलित राइटर है, जिनकी बुक का नाम है जॉनथन। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई मेरा जो हेड मास्टर था ना, मेरा हेड मास्टर मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करता था, मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करता था कि मुझसे स्कूल ग्राउंड्स के प्ले ग्राउंड्स और सब कुछ साफ कराता था, जबकि मेरे उस पीरियड के अंदर या फिर उस टाइम पे मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे होते थे और मैं किसी के पास जाके या कहीं स्कूल के अंदर किसी भी जगह पे जाके मैं कोई चीज़ साफ़ कर रहा होता था। तो ये मेरी लाइफ में सबसे इंसल्टिंग स्टेज था कि जब मैं एक कास्ट से बिलोंग करता हूँ। अब उस कास्ट में पैदा होना मेरी मजबूरी नहीं थी, राइट? अगर उस कास्ट में पैदा होने के बाद जो सिचुएशन जो मैंने फेस की, ये जॉनथन उनकी बुक है जो रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये उनके द्वारा उनकी इस बुक में लिखा गया है कि मेरे साथ इस हद तक का डिस्क्रिमिनेशन किया गया हुआ है, राइट? आगे बात करते हैं कि इंडियन लॉ ये कहता है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि आपको इंडिया के अंदर सब इंसानों को इक्वल ट्रीट करना है। ऐसे ही सेम स्टोरी है अंसारी की, ठीक है? अब अंसारी है, वो जाता है एक जगह पे अपने फ्लैट की बुकिंग करवाने, फ्लैट को रेंट पे लेने या फिर उसको बुक कराने के लिए जाता है। बस उसको जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है ना, उसके बेस के ऊपर उसको फ्लैट लेने से मना कर दिया जाता है और उसको ट्रीट भी बहुत बैडली किया जाता है, राइट? तो इस तरीके से एक वाल्मीकि या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि कह लो या अंसारी कह लो या कांता देवी कह लो, ये जो आपको 3 एग्जाम्पल दिए ना, ये दिखाते हैं कि उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्वालिटी, सोशल राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द इंसल्टिंग हिज कम्युनिटी एंड इंसल्टिंग हिज रिलीजियंस, राइट? तो इस तरीके से इन तीनों इंसानों को एक इक्वालिटी के फॉर्म से निकाल के कुछ और समझाने की कोशिश की गई थी, राइट? तो आपके दिमाग में भी इतना दिमाग में आना चाहिए कि आपको भी किसी को धर्म के नाम पे, उसकी जात के नाम पे, उसके रिलीजन्स के नाम पे, उसके कास्ट के नाम पे, उसके जेंडर के नाम पे किसी के साथ भी आपको अनइक्वालिटी नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और इस देश के बारे में सोचना है और आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। उसके बाद जाके अगर आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, तब जाके आप अपने समाज के लिए कुछ कीजिए। तब तक आप एक इंडियन बन के रहिए, क्योंकि अगर आप इंडियन बन के रहेंगे तो आप बहुत कुछ एक्सपांडली सोच पाएंगे, आपकी सोच का विकास होगा। अदरवाइज अगर आप बहुत नैरो माइंडेड रहोगी तो आप बहुत चीज़ों से पीछे रह जाओगे ज़िंदगी भर, ठीक है? तो अपनी सोच को बढ़ाइए, किसी भी एक धर्म को सपोर्ट कीजिए, जो करना कीजिए। मैं बोलता हूँ जब तक आपको उस मैच्योर लेवल पर ना पहुँच जाओ, तब तक किसी भी धर्म को आपके साथ मतलब इतना जॉइंट मत करने दो कि आप उस धर्म के लिए कट्टर हो जाओ, राइट? पहले ज़िंदगी को जियो, आपको लगता है कि सही हो गया सब कुछ, अब मैं किसी एक को सपोर्ट कर सकता हूँ, तब करो। अदरवाइज़ अभी लाइफ में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ मत करो। ओके, आगे बात करते हैं कि हर एक जो लॉ होता है ना, वो हर एक इंसान को अपनी अपनी चीज़ों को, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का लॉ उस पर बनाया हुआ है। किस तरीके से आप उसको लॉफुल भी या उसको सेफली अपने पास रख सकते हो, राइट? अब ये मैंने आपको बता दिया, मिड डे मील की पूरी स्कीम बता दी मैंने आपको कि पुअर बच्चे और रिच पीपल्स के बच्चे भी या फिर किसी भी कह लो, सब कम्युनिटी के बच्चे एक साथ आते हैं, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं और सबको एक भाईचारे के रूप में उनको फीलिंग दिलवाई जाती है कि देखो सब आप इक्वल्स ही हों, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब ये आपको जो दिख रहा है आपको, ये आपके रोज़ मैडम हैं जिन्होंने सबसे पहले सिविल राइट एक्ट की मूवमेंट की शुरुआत की थी अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ। वहाँ पे रोज़ पार्कर्सन मैडम ने जिसने ये सब कुछ शुरू किया था और जिनका एक ही काम था, जिन्होंने एक चीज़ को साबित किया था किसी भी तरीके से कि भाई रेस, रिलीजन, धर्म, नेशनलिटी, कलर, इन किसी के बेस के ऊपर भी आप हमारे साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर हमारा कलर ब्लैक है तो हमारी गलती नहीं है,
राइट। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग के साथ वो कह रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता हुआ आ रहा है, और इसके अंदर आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को लेके सबसे पहले आवाज़ उठी और इसके खिलाफ भी अमेरिका के अंदर बहुत प्रोटेस्ट किए गए, और इसी को हम लोग कहते हैं सिविल राइट एक्ट को, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए फुल्ली और पूरे देश को नेशनल ऑर्गेनाइज बनाया जाए, जिसके अंदर सब इंसान सब लोग इक्वल रहेंगे, कोई किसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं करेगा, राइट। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो वोटिंग लॉ वो कहता है कि इफ़ यू आर 18+ यू हैव अ राइट टू वोट। ओके। लास्ट में बात करेंगे हम लोग कि भाई जो दलित पीपल्स होते हैं उनके बारे में एक वर्ड बोला गया है कि इट्स मीन्स द ब्रोकन, राइट। अगली बात हमको बताते हैं डिग्निटी, कि थिंकिंग ऑफ योर वन सेल्फ और द अदर सेल्फ इज़ वर्थ टू रिस्पेक्ट, कि आप अपने बारे में से और दूसरों तक के बारे में आप लोग एक वेल्थी एक रिस्पेक्टफुल विचारधारा रखते हो, आप सबको इक्वल ट्रीट करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक विच इज़ a written form in a written form for the democracy। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वो बुक है जिसके अंदर से आप किसी भी धर्म को किसी भी समुदाय को चला तो सकते हो, पर इस देश को चलाने के लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसके अंदर आपको उस बुक को चाहिए, वो लॉ बुक है जो रिप्रेजेंट करती है एवरी इंडियंस के अंदर। अगर आप नेशनलिस्ट हो, आपका जो कंट्री है वो इंडियन है, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आते हो, क्योंकि उसका लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि किस किस बेसिस के ऊपर आपको इंडियन नेशनलिटी मिल सकती है, राइट टू सिटीजन के अंदर, एक्ट के अंदर, राइट। आगे बात करते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट्स, जो आपको बताया गया मैंने कि 1950 के अंदर से शुरू हुआ था यूएस के अंदर, 1964 तक ख़त्म हुआ था। और इस दरमियान अफ्रीकन अमेरिकन ने डिमांड की थी कि इक्वल राइट्स हमको मिलने चाहिए, एंड ऑफ द रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा रेसिज्म नहीं होना चाहिए कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, आप ये कर रहे हो, राइट। तो ये आपका कुछ चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 की बुक से था, क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, या फिर इसकी नोट्स भी अवेलेबल हैं, इसकी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उन नोट्स को भी लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।